तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में जहां हम आज करेंगे थोड़ी सी बातें और बहुत सारी पढ़ाई। और क्या पढ़ेंगे? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, मेरा फेवरेट चैप्टर। आप एक क्लास 9th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर और भाई अपना फेवरेट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया सा एकदम फिजिक्स समझेंगे, इसकी फोर्स की, मोशन की, न्यूटन साहब के कुछ लॉ के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे, उनके क्या इफेक्ट होते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, इन सब चीज़ों का कैसा इफेक्ट पड़ता है, आप कहाँ कहाँ इनके एग्जाम्पल देखते हो, इन सब के बारे में बात करेंगे डिटेल के अंदर, पूरा चैप्टर वन शॉट के अंदर। यहीं पे नोटबुक निकालो, स्टार्ट करो जो मैं लिखा रहा हूँ वो, बाकी तो मजे मजे करें। स्टार्ट। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो पहले समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। पहले क्या समझते हैं कि भैया फोर्स क्या होता है। तो फोर्स इज द पुल और पुश अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। तो मोशन और रेस्ट ये इससे पहले वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, है ना। मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक ही जगह पर है तो वो रेस्ट में है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, उसमें कोई मूवमेंट हो गया टाइम के साथ में, उसमें वो जगह बदल गई, उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो उसमें मोशन बोलते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज द पुल और पुश। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना। तो पुल और पुश अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज स्टेट। तो आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुल कर लगाओ या पुश लगाओ तो उसके ऑब्जेक्ट के स्टेट में है, मतलब या वो मोशन में है या रेस्ट में है, उसमें चेंज आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको फोर्स बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। उस पुल और पुश को फोर्स बोलते हैं। किसको बोलते हैं? उस पुल और पुश को, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज आ रहा है। स्टेट कौन सा? तो मोशन या रेस्ट। मतलब रेस्ट में था तो मोशन में आ गया, मोशन था तो रेस्ट में आ गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये यहाँ पर पेन रखा हुआ है, इसको मैं पकड़ करके खींचा, ऐसे मैंने पुल किया, तो इसका मतलब इसके अब ये रेस्ट पे था, मोशन में आ गया, इसकी स्टेट में चेंज आ गया, तो क्या हो गया? ये आपका फोर्स हो गया। एग्जाम्पल देखो, ओपनिंग अ डोर बाय पुशिंग और पुल। इन भाई साहब की जैसे आप घर के दरवाजे रोज खोलते हो, या तो पुश करके खोलते हो या पुल करके खोलते हो। वो लिखा होता है ना, वो बहुत सारे ऑफिस में कहीं लिखा होता है पुश एंड पुल लिखा होता है, क्योंकि वो खोल के बंद करने वाला है या बंद करके, क्या बोल रहा हूँ, खोल के बंद करने वाला है या बंद करके खोलने वाला है। समझ गए ना? मतलब कि पुश करके खोलने वाला है या पुल करके खोलने वाला है। तो पुश या पुल करके आप उसको खोलते हो, रोज खोलते हो। क्या लगाया आपने? फोर्स लगाया। पुलिंग अ ड्रॉर ओपन, आप ड्रॉर ओपन किया आपने, आपके जो कबड़ होती है उसमें होती है, आपकी जो स्टडी टेबल होती है उसमें होती है, ड्रॉर को ओपन किया, क्या किया आपने? पुल किया, मतलब फोर्स लगाया। फोर्स लगाया तो क्या हुआ? ओपन हो गई। पुशिंग अ ड्रॉर क्लोज, उसी ड्रॉर को वापस आपने बंद किया, तब भी क्या किया आपने? फोर्स लगाया, क्लोज हो गई, उसकी मोशन आया उसके अंदर। तो इस टाइप से आप, ये पुश और पुल है ना, ये पुश और पुल ही है फोर्स। बात समझ में आ रही है? आगे समझ में? चलो आगे। आगे क्या कह रहे हैं अपन? अपन आगे कह रहे हैं कि इस फोर्स से इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, इन फोर्स से अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला है स्टार्ट मोशन। पहला क्या है भाई? स्टार्ट मोशन मतलब मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव। एक स्टेशनरी बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि स्टेशनरी है, एक जगह रखा हुआ है, तो फोर्स लगा करके उसको अपन मूव करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? मूव करा सकते हैं। तो फोर्स से क्या चीज, दुनिया भर में फोर्स से केवल 5 चीजें हो सकती है। कितनी चीजें हो सकती है? 5, और 1 2 3 4 5, ये पांचों चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी। इन 5 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। पहला क्या हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है वो रेस्ट पर है तो मोशन में आ गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपके सामने फुटबॉल रखी हुई है और आपने उसके लात मारी। क्या मारी? लात मारी, तो वो बॉल आगे चली जाएगी। मैं गिरता गिरता बचा भी तो आपने लात मारी तो आगे चली जाएगी बॉल, तो इसका मतलब उसमें मोशन आ गया, वो चलेगी। देखो इस चैप्टर के अंदर ना जितने भी अपन लॉज भी पढ़ेंगे, न्यूटन के भी पढ़ेंगे, या भी फोर्स भी पढ़ेंगे, इनर्शिया पढ़ेंगे, उसमें आपका ज्यादातर सब आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल बताऊंगा आपको मैं, ताकि आपको एकदम से समझ में आए को भी, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसके अलावा किकिंग ऑफ फुटबॉल के अलावा आप जैसे कि आप बक्सा लेके आपके वो क्या होता है, सूटकेस होता है, सूटकेस रखा हुआ है एक जगह पे, रेस्ट पर है, आपने उसको पुल किया। क्या किया? पुल किया, तो फोर्स लगाया, तो रेस्ट पे था, मोशन में आ गया। एक और एग्जांपल देख लिया। और एग्जांपल देखो, अगला टॉपिक क्या है? स्टॉप मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, वो पहले ही चल रहा है, तो फोर्स लगा के उसको रोका जा सकता है। फोर्स लगा के आप उसको रोक सकते हो, उसको आप रेस्ट में ला सकते हो। जैसे कि स्टॉप अ मूविंग बॉडी अप्लाइंग ब्रेक्स टू ए साइकिल। साइकिल चलाई है आपने,
साइकिल चलाई, साइकिल पे आपने लगाया ब्रेक। आपको पता है साइकिल का ब्रेक कैसे काम करता है, देखा क्या आपने? वो साइकिल का डिस्क ब्रेक वाला सिस्टम अलग है जो बड़ी महंगी साइकिलों में आता है, बाकी जो नॉर्मल साइकिल होता है उसके अंदर से वो रबर के शू होते हैं ना, ब्रेक पैड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, गट्टे बोलते हैं शुद्ध देशी लैंग्वेज में, तो ऐसे रबर के शू होते हैं ऐसे, ठीक है। वो जो टायर होता है साइकिल का, उस टायर के दोनों तरफ लगा होता है, आपने आई डोंट नो देखा नहीं देखा होगा, कभी ध्यान दिया होगा, देखा होगा, ऐसे टायर के दोनों तरफ लगा होता है, मतलब ऊपर जहाँ जैसे कि ये साइकिल है या हैंडल है तो यहाँ लगे होते हैं छोटे छोटे से वो। अब जैसे ही आप ब्रेक दबाते हो तो क्या होता है, ये रबर के शू पास आते हैं और इनको रोक, इस टायर को ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसको रोक देते हैं, ऐसे रोकते हैं, ऐसे रोकते हैं। या मान लो कि सामने से एक, मान लो कि फुटबॉल ही आ रही है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, एकदम से पैर लगाया और वो रुक गई, रुकती है, ऐसा होता है। तो इस टाइप से आप फोर्स, अगर मतलब आपका भाई है, वो उसने, आपके भाई ने आपको धक्का दिया, ठीक है, क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो पीछे से या फिर आपके ऊपर कोई और आपके ऊपर एक तकिया फेंक दिया, पिलो फेंक दिया, आपके ऊपर फोर्स लगाया, आपने उसको वापस हाथ से रोक दिया, आपने क्या किया, उसके ऊपर वापस से फोर्स लगा के उसको रोक दिया, मोशन में वो आ रहा था पिलो, आपने फोर्स लगा के उसको वहीं पे रेस्ट में लेके आ गए, समझ में आई? तो या तो आप, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हो फोर्स लगा करके, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हो। क्या बोल दी क्या? हाँ सही तो बोल दी, हाँ, दोनों बात अलग बात है, समझ में आ गई बात। थर्ड क्या चेंज कर सकते हैं अपन, चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अपन। मान लो कि ये बॉल यूं आ रही है, इधर उड़ती उड़ती जा रही है, मैंने उसके एक थप्पड़ मार दिया टक, तो क्या बॉल की डायरेक्शन बदल जाएगी, नहीं बदलेगी? होता ही नहीं होता ऐसा। आप फुटबॉल आपकी तरफ आई, यूं पास करी आपके दोस्त ने आपको, आपने उसके इधर लात मार दी, तो वो फोर्स लगा करके आपने उसकी डायरेक्शन चेंज करी कि नहीं करी? डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने। आप साइकिल चलाते हो, आपने हैंडल मोड़ा तो आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं हुई है उसकी? तो वो चल तो भी रहा है, वो मोशन में ही था, अभी भी मोशन में ही है, पर जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था अब उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, समझ आया? तो तीन चीज हो गई, रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा, अगर मोशन में चलता रहा तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो फोर्स लगा करके। फोर्थ चीज है चेंज स्पीड, स्पीड भी चेंज कर सकते हैं भाई, स्पीड भी अपन चेंज कर सकते हैं। आपके पास में एक अंकल जी थे, वो अंकल जी अपना ठेला गाड़ी लेकर के जा रहे थे आगे, अब आपको लगा कि अंकल जी की हेल्प कर देनी चाहिए, तो आपने उनको साथ में हाथ लगा दिया, तो क्या उनकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। फोर्स लगा करके आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो। देखा होगा आपने, वो मैंने कहा दोस्त लोग होते हैं उनकी स्कूटी के अंदर पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो पेट्रोल खत्म हो जाता है तो फिर दूसरा दोस्त जो दूसरी स्कूटी पे होता है वो पीछे से पैर लगाते हैं उस स्कूटी के ऊपर और उसको धक्का देके लेके जाते हैं, तो उससे क्या होती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, बढ़ती नहीं बढ़ती? कोई साइकिल वाला होता है तो साइकिल वाला अपने मोटरसाइकिल वाला दोस्त का हाथ पकड़ लेता है, तो हाथ पकड़ के वो उसकी स्पीड साथ साथ में बढ़ा देता है, तो फोर्स लगाने से स्पीड भी बढ़ सकती है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलो, फिर है चेंज शेप, आप शेप भी चेंज कर सकते हो फोर्स लगा करके। फॉर एग्जांपल के लिए बलून दिख रहा है, बलून का शेप जैसा भी होगा, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो उसका क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? आटा गूंथते हैं अपन, आटा उसनते हैं तो उसके अंदर भी फोर्स लगाते हैं हाथ से, उसका शेप चेंज होता कि नहीं होता है? उसका शेप चेंज होता है। तो इस तरीके से 5 चीजें हो सकती है फोर्स लगाओ तो। कौन कौन सी हो गई? या तो कोई ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पर है तो मोशन में आ जाएगा, फर्स्ट हो गया। सेकंड, अगर वो मोशन में है तो रेस्ट पे आ जाएगा, सेकंड हो गया। थर्ड, अगर वो मान लो कि किसी मोशन में चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, थर्ड हो गया। फोर्थ क्या था भाई? इसकी स्पीड चेंज हो सकती है। फोर्थ क्या था? अगर वो किसी डायरेक्शन में चल रहा है तो उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। और लास्ट वाला क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी भी शेप का है तो उसकी शेप चेंज हो सकती है। तो इस टाइप से ये 5 चेंज ही होंगे, इन 5 के अलावा कोई भी चेंज नहीं होगा। यही 5 चेंज आपको याद रखने हैं कि फोर्स से कौन कौन से चेंज हो सकते हैं, याद रख लोगे। अभी कर लिया ना याद? अभी कर लो, यही हैंड टू हैंड, पॉज मारो इसको और याद कर लो अभी का बी। बाद की बात नहीं होती भैया ना, अभी हैंड टू हैंड याद करने का उसकी बात ही अलग है। 5 चीजें तो याद हो गई होगी आपको, हो गई याद? याद हो गई? फिर आगे चले, चले आगे, ठीक है। याद हो गई तो बता देना मेरे को, फिर आगे चलना, बाकी रोक देना इस वीडियो को। 2 मेन टाइप ऑफ फोर्स। अब 2 टाइप के होते हैं फोर्स। कितने टाइप के होते हैं? 2। कौन कौन से? बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स जिसका रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है और अनबैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होता। अब क्या होते हैं डिटेल में बात करते हैं ना सर। ऐसे ऊपर ऊपर से बात करने में थोड़ी मजा आता है क्या? ऊपर ऊपर से बात करने में मजा ही नहीं आता, स्वाद ही नहीं आता। अंदर डीप बात करेंगे। कैसी बातें कर रहा हूँ मैं? क्या देखो आप तो, कहाँ चला गया था मैं कहीं और खो गया था।
व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इक्वल जीरो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है तो फोर्स आर बैलेंस्ड। फॉर एग्जांपल के लिए आप तो ये देखो, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन ये एक पिलो है, क्या है, पिलो है। इस पिलो को एक भैया इधर खींच रहा है, एक भैया इधर खींच रहा है, एक भैया इधर खींच रहा है, एक भैया इधर खींच रहा है। इफ मान लो कि ये भी 5 न्यूटन से खींच रहा है तो इसके अपोजिट में ये भी 5 न्यूटन से खींच रहा है, ये भी 10 न्यूटन से खींच रहा है, इसके अपोजिट में ये भी 10 न्यूटन से खींच रहा है। तो मुझे बताइए कि ये जो पिलो है ये अपनी जगह बदलेगा या वहीं का वहीं रह जाएगा, बताओ। ऐसे कैसे, मुझे बताओ कि मान लो कि ये एक रस्सी है, इसके अंदर एक भैया है, उसको वो 10 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं, एक दीदी भी है वो भी उसको 10 न्यूटन से इधर खींच रही है। तो मुझे बताओ ये रस्सी यहाँ से हिलेगी या नहीं हिलेगी, इधर इधर जाएगी या वहीं की वहीं रह जाएगी, बताइए मुझे, बताइए। यही रहेगी ना, दोनों क्योंकि फोर्स बराबर लगा रहे हैं, दोनों क्या लगा रहे हैं, फोर्स बराबर लग रहे हैं। तो देखो आपको पता है फोर्स की डायरेक्शन होती है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इधर है, एक की पॉजिटिव होगी एक की नेगेटिव हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, जीरो। इसके अंदर भी जो नेट फोर्स आएगा वो जीरो। तो जब नेट फोर्स जीरो आता है, जब फोर्स नेट फोर्स जीरो आता है तो उस टाइप के फोर्स को अपन बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं भैया, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। तो मैंने रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इक्वल्स जीरो, जो फोर्स का रिजल्टेंट है, जो नेट फोर्स है वो अगर जीरो आ रहा है तो उसको हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं। दिस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है 10-10 न्यूटन, 10-10 न्यूटन, ये एन है 5-5 न्यूटन। मैग्नीट्यूड बराबर होता है पर डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। एग्जाम्पल, टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर खेलते हैं, रस्सी खींचते हैं तो 4-5 आदमी इधर से खींच रहे हैं, 4-5 आदमी इधर से खींच रहे हैं। अगर उनका वो क्या कहते हैं उसको, फोर्स बराबर लग रहा है, अगर उनका फोर्स बराबर लग रहा है तो वो रस्सी वहीं की वहीं रहेगी, वो रस्सी कहीं भी हिलेगी नहीं, जहां है वहीं की वहीं रहेगी। कि अंकल जी कितनी ताकत लगा ले वो हिलेगी नहीं, अगर सेम टू सेम फोर्स उधर से भी लग रहा है तो। इफ बोथ टीम अप्लाई सिमिलर फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन द रोप डजंट मूव, द फोर्सेस आर बैलेंस। मतलब फोर्स क्या है, वो बैलेंस है। बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक स्क्वीजिंग अ बलून फ्रॉम बोथ साइड। अब जब बैलेंस फोर्स किसी पे अप्लाई करते हैं ना तो वो ना तो रेस्ट से मोशन में आती है, ना मोशन से रेस्ट में आती है, ना उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ना स्पीड चेंज होती है। ये चार जो चीजें तो होती नहीं है, केवल एक चीज होती है, वो कौन सी होती है, शेप चेंज वाली। जैसे मान लो एक बलून है, वो बलून वाला फोटो उधर उसे रह गया उस वाली स्लाइड पे। बलून है, उस बलून के ऊपर आपने दोनों हाथ से बराबर बराबर फोर्स लगाया, सेम फोर्स लगाया तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। सेम फोर्स लगाया अलग डायरेक्शन के अंदर, मतलब कौन सा फोर्स था, वो बैलेंस फोर्स था। तो बैलेंस फोर्स लगा करके उसकी शेप चेंज हो सकती है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वो मोशन की स्पीड नहीं बढ़ेगी, रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा, मोशन से जो 5 चीजें पड़ी थी ना उनमें से टॉप 4 वाली नहीं होगी। बैलेंस फोर्स में केवल क्या होगा, शेप चेंज होगा। बात समझ में आ गई, आगे समझ में, चले आगे। अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं। तो व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो से ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। जस्ट इमेजिन कि ये एक दीदी है, क्या है, ये दीदी। जस्ट इमेजिन कि ये एक भैया है, क्या है, ये भैया। ये दोनों भैया और दीदी लड़ रहे हैं और इनके हाथ में है एक रस्सी, क्या है, एक रस्सी। अब इन दीदी ने जो रस्सी है ना वो खींची है, पूरा जोर लगा दिया, कितना, इनने खींचा मान लो कि 10 न्यूटन से, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। और इन भैया ने खींचा है 7 न्यूटन से, कितना है, 7 न्यूटन से। अब मुझे बताओ कि नेट फोर्स कितना होगा। तो इसकी डायरेक्शन है इधर, उसकी डायरेक्शन है इधर, बात समझ में आई कि नहीं है। तो इसका मतलब ये रस्सी इधर खींचेगी या इधर खींचेगी, आंसर बताओ फटाफट से, किधर खींचेगी रस्सी, किधर खींचेगी, इधर खींचेगी ऑफ कोर्स। तो ये रस्सी इधर की तरफ खींचेगी, क्योंकि ज्यादा फोर्स किसने लगाया, दीदी ने। आप बोलोगे सर दीदी ने ज्यादा फोर्स किस लगा दिया भैया से, दीदी ज्यादा जिम जाती थी क्या। अरे होता दीदी बड़ी होगी, भैया छोटा होगा। होता है कि भैया 7th क्लास में होगा, दीदी 11th-12th क्लास में होगी, तो बड़ी हो सकती है ना। तो उन्होंने खींच दिया ऐसा। अब इन्होंने जब खींच दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इधर और से आएगी, कितने फोर्स से खींचेगी। तो देखो 10 - 7 होता है 3 न्यूटन। इसका मतलब कि जितना 3 न्यूटन के फोर्स से खींचने पे जितनी रस्सी खींच सकती है ना, उतना फोर्स से ये यहाँ से खींचेगी। बात समझ में आ रही है,
अरे मेरे यहाँ टेबल रखी हुई है, अब मैं यहाँ से इसको धक्का दूँ और सामने से भी कोई धक्का दे, अगर मान लो कि मैं ज़्यादा फोर्स लगाया, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, सामने वाले ने उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये टेबल किधर जाएगी, ये टेबल उधर जाने लग जाएगी। कितने फोर्स से जाएगी, कितने, तो जितना 5 न्यूटन के फोर्स से जा सकती है ना टेबल, उतनी स्पीड से जाएगी ना, धीरे धीरे जाएगी, है ना। मान लो कि मैंने 8 न्यूटन का लगाया और सामने वाले ने 12 न्यूटन का लगा दिया, तो टेबल मेरी तरफ आ जाएगी, धक्का लगेगा, और कितनी स्पीड से जाएगी, तो 4 न्यूटन के बराबर जाएगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये नेट फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, वो 3 न्यूटन है, यहाँ पर ये 0 नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो फोर्स होता है, ये कौन सा फोर्स होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, बोलो, अनबैलेंस्ड फोर्स। इसके अंदर जो होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। रस्सी यहीं पड़ी थी, पर दीदी ने खींच ली, मूव करा दिया, इसको करा दिया। इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर सेम डायरेक्शन में लगाओगे तो स्पीड बढ़ा भी सकता है, ये बढ़ा सकता है। मान लो कि इधर जस्ट इमेजिन कि ये एक गाड़ी है, इस गाड़ी से नहीं बनी, सॉरी, ऐसी गाड़ी है 4 पहिए वाली, इसको ये भाई साहब धक्का दे रहे हैं। अब ये इस पर फोर्स लगा रहे हैं, कितना, मान लो कि 10 न्यूटन का। साथ में आपने इनकी हेल्प करा दी, आप बोल रहे कि अंकल जी मैं ये हेल्प यू, आपने भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो अब ये जो गाड़ी इधर जा रही होगी, इस पर टोटल 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, फोर्स लगाने से स्पीड बढ़ जाती है, मोशन बढ़ जाता है, पता है आपको, पता है भाई, पता है, पता है। तो इसकी बढ़ जाएगी। डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड कम भी हो सकती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दो तो स्पीड कम हो जाएगी। स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं अपन, कौन सा फोर्स लगा के, अनबैलेंस फोर्स लगा करके, ठीक है। अभी बताया था, कोई फुटबॉल है आपके पास में, आपने उस पैर लगा दिया वहीं पे, वही फोर्स लगाया, वहीं रोक दिया, उसको रोक भी सकते हैं। कोई आपके पास में इसी गाड़ी आ रही थी, सामने जाकर रुक गया, आपने फोर्स लगा दिया, तो फिर क्या होगा, वो वहीं रुक जाएगी वो। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज हो सकता है इसके अंदर। उस बलून के ऊपर मैं अनबैलेंस फोर्स लगाऊंगा तो भी उसका शेप और साइज तो चेंज होगा ही होगा, होगा ही नहीं होगा। आटा सुनते हो आप, अनबैलेंस फोर्स लगाते हो, कभी क्या लगा रहे हो, कभी कैसा लगा रहे हो, पर उसका शेप चेंज होता है। तो इसके अंदर ये 5 चीजें होती है, 1 2 3 4 5, इसके अंदर ये अनबैलेंस फोर्स में 5 ही चीजें जो फोर्स में चेंज हो सकती है वो सारी होती है। बैलेंस फोर्स में खाली एक चीज होती है, कौन सी होती है पता है आपको, बताओ फटाफट बताओ, जल्दी बोलो, हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं, कौन सी होती है, शेप चेंज होता है केवल, क्या होता है, केवल और केवल शेप चेंज होता है, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। आगे चलें, आगे चल रहे हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी मस्त चीज है इनर्शिया। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले अपने को इनर्शिया समझ में आना चाहिए। मतलब ऐसा भी हो सकता है कुछ बुक्स में ऐसा होता है कि पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है फिर इनर्शिया वो होता है, कुछ टीचर्स भी ऐसे पढ़ाते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ पहले पढ़ाते हैं फिर इनर्शिया पढ़ाते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि इनर्शिया पहले समझो तभी आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो अच्छे से समझ में आएगा। तो इनर्शिया को समझते हैं, क्या होता है भाई इनर्शिया। इनर्शिया 3 टाइप का होता है, पहले समझ लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, 3 टाइप का इनर्शिया होता है। क्या होता है इनर्शिया, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसी किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहने देना चाहती है, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। और पता है हिंदी में क्या बोलते हैं इनर्शिया को, हिंदी की जो बुक होगी हिंदी मीडियम की उसमें ना इनर्शिया को बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं, जड़त्व। जड़, जड़ पता है ना, पेड़ की जड़ होती है ना, ट्री देखा, ट्री, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ट्री होता है ना, उसकी जड़ होती है, तो जड़ उसको जाने नहीं देती है, रोक के रखती है। वैसे जो जड़त्व होता है, जो इनर्शिया होता है, वो उसको जाने नहीं देता। यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहते हैं। 1 नंबर के आलसी हैं आपके जैसे, सॉरी आपके जैसे नहीं, मतलब मेरी जैसे। बोलेंगे सर हमको कैसे कैसे कह दिया आलसी, हम तो आलसी थोड़ी है, क्या ना आलसी नहीं हो आप, आलसी नहीं हो, ठीक है। तो क्या होता है इनर्शिया, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, है ना। तो इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो इनेबल है, एबल नहीं है मोशन में आने के लिए, वो चाहता ही नहीं है कि मोशन में हो, वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू शेक एन एप्पल ट्री ब्रांच एप्पल्स, ट्री ब्रांच एप्पल फॉल डाउन द एप्पल स्टे एट रेस्ट वाले ब्रांचेस मूव। मतलब
जब आप एप्पल की पेड़ डाल से आप उसको हिलाते हो, उसकी डाली को, उसके ब्रांच को हिलाते हो, तो वो गिरते क्यों हैं? क्यों गिरते हैं? कि जैसे मान लो कि ये एक आपकी उस पेड़ की डाली थी, उस डाली के जो है यहाँ पे लगा हुआ था एप्पल। एप्पल का शेप नहीं है बट समझ आना। अब क्या होगा कि मैंने इस डाली को हिलाया, यूं 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 यूं। क्या किया मैंने? इसको डाली को हिलाया, इधर भी गई होगी, इधर भी गई, यूं 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 हिलाया। जब मैंने डाली को हिलाया, इसके ब्रांच को हिलाया, पर ये एप्पल ये हिलना नहीं चाहते। उसको तो, ब्रांच को तो मैंने अपना हाथ से हिला दिया, पर एप्पल है वो कह रहे साले ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, हम नहीं हिलेंगे, हम यहीं रहेंगे। तो वो यहीं रहते हैं और डाली हिलती है तो ये अपने यहाँ से इस जगह से टूट जाते हैं और टूट करके गिर जाते हैं। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? कोई ऑब्जेक्ट वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। इसके और एग्जांपल पढ़ेंगे अपन न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ के अंदर, बड़ा मस्त लॉ है। फिर इनर्शिया ऑफ मोशन, इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, कोई यूनिवर्स के पूरे यूनिवर्स में, ये खाली लो अपने धरती के लिए नहीं भाई, अर्थ के लिए नहीं, पूरे यूनिवर्स के लिए लो है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, एक बार चल रहा है, तो फिर वो साला इतना आलसी है कि रुकना ही नहीं चाहता। वो कह रहा है भाई अपन चलते रहेंगे, जब तक मुझे कोई रोकेगा नहीं तब तक मैं चलता ही रहूंगा। वो रुकना ही नहीं चाहता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए, व्हेन अ बस स्टॉप सडनली पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड। जब कोई बस चल रही होती है, ठीक है, तो मान लो कि बस चल रही जा रही, चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही। अब बस जब चल रही है तो उसका मतलब वो मोशन में है, ठीक है। तो उसके अंदर आप बैठे हो तो आपकी बॉडी भी मोशन में है ना, आप चल नहीं रहे हो लेकिन आपकी बॉडी भी मोशन में, बस के साथ आप चल रहे हो। अब जैसे ही बस वाले ने ब्रेक लगाया तो बस तो रुक गई, पर आपकी बॉडी वो चलना ही चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती है। उसको भाई एक बार चलने लग गई तो भैया मैं नहीं रुक रहा, तो फिर वो जैसे ब्रेक लगाता बस रुक जाती है, पर आप चलते ही रहते हो, इसी वजह से आप आगे चल जाते हो, गिर जाते हो धक करके। ऐसे होता है ना, होता है ना सब। बस के अंदर कोई सामान पकड़े तो एकदम से जैसे ब्रेक लगता है गिर जाते हो आप। कार में ऐसे होता है, जैसे ब्रेक लगता है एकदम से आगे गिर जाते हैं। और समझ में सॉरी यार भाई, खांसी आ गई, खांसी। क्या हो गया? हाँ भाई, कहाँ थे मैं? कहाँ थे अपन? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन अपन ने समझ में आ गया, समझ में आ गया। कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में ही रहना चाहता है जब तो उसको कोई रोके नहीं, वो रेस्ट पे आना नहीं चाहता। जैसे एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई ऑब्जेक्ट है वो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहने देना चाहता है, रहना चाहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक, एग्जाम्पल के लिए व्हेन रनिंग कार सडनली टेक्स टर्न, पैसेंजर्स एक्सपीरियंस ए जर्क इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। आप कार में बैठे हो, आगे पापा गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही पापा को शार्प टर्न लगे, पापा ने लेफ्ट गाड़ी घुमाई, तो आपकी बॉडी राइट साइड में घूमती है। होता ही नहीं होता ऐसा? होता ही नहीं होता ऐसा? या आगे अपन अगर राइट साइड में गाड़ी घुमाई है तो आपकी बॉडी लेफ्ट साइड में से लीन होती है, ऐसी होता है ना ऐसा? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपकी बॉडी जा रही थी इस डायरेक्शन में, अब इधर जा रही है तो बॉडी ने मान लिया भाई मैं इस डायरेक्शन जाऊंगी, अब इधर उधर नहीं हिल रहे अपन, अब अपन सीधे चलेंगे। बट जैसे पापा ने गाड़ी मोड़ दी तो पापा ने गाड़ी मोड़ दी, गाड़ी मुड़ गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं रहूँ, तो इस वजह से वो एंगल इधर चल जाता है और मैं इस तरफ लीन हो जाता हूँ, गाड़ी वहीं आगे चल जाती है। समझ में आया ना? तो ये यूनिवर्स का लॉ है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो तो कितना रियल लाइफ में से जुड़ा हुआ है, आपने जिंदगी में रोज देख रहे हो। ऐसा क्यों होता है? ये पूरे यूनिवर्स का लॉ। यूनिवर्स में हर चीज, अगर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहता है, वो अगर किसी डायरेक्शन में चल रहा है तो चलता ही रहना चाहता है, डायरेक्शन भी वही रहना चाहता है। जैसे आपके अर्थ के सन के चारों तरफ अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है। अब अर्थ को कोई रोकने वाला नहीं है तो चलती रहेगी वो परमानेंट, कि उसको रोकने वाला नहीं है। वो एक बार मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। द मास ऑफ ए बॉडी इज द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ द इनर्शिया। अब इसका जो मेजरमेंट होता है इनर्शिया होता कितना है, तो वो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। किसके ऊपर? मास के ऊपर। मास मतलब, मुझे बताओ कि आपके पास में जस्ट इमेजिन कि एक बड़ा सा बैग है,
जिसमें आपके स्कूल की बुक्स वगैरह है, ठीक है, स्कूल की वगैरह, उसका वेट मान लो कि 8 kg, कितना है 8 kg, ठीक है। आपके पास में आपकी कोचिंग का भी बैग है, जिसमें सर एक नोटबुक एक बुक वगैरह कुछ होगी, तो उसका अपन मान लेते हैं कि 1 kg मान लेते हैं, 2 kg मान लो, चलो और ज़्यादा हो तो, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये दोनों में इनर्शिया, अब दोनों आपके टेबल पे रखे हुए हैं, दोनों का इनर्शिया है, ये दोनों ही अगर टेबल पे रखे हुए हैं तो टेबल पे रहना चाहते हैं, ये वहां से हिलना नहीं चाहते हैं, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा वहां से हिलाने के लिए। तो इसमें से ज्यादा फोर्स किसको हटाने के लिए लगाना पड़ेगा, ज्यादा आपको किसमें ताकत लगानी पड़ेगी किसको हटाने के लिए? कॉमन सी बात है, 8 kg वाले को ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, 1 kg वाले को 2 kg वाले को और कम लगाना पड़ेगा। मतलब कि 8 kg वाले का इनर्शिया ज्यादा है, उन जरा जोर है कि भाई अपन यहीं बैठेंगे, साडा हक है ना, तो भाई अपन यहीं बैठेंगे। 2 kg वाला थोड़ा करेगा नाटक नोटो के भाई मैं तो नहीं आ रहा अभी तू चल, पर आप उसको जबरदस्ती लेके आ जाओगे। 8 किलो से ज्यादा नाटक करेगा। मतलब जिसका ज्यादा मास होता है उसका उतना ज्यादा इनर्शिया होता है, तो अपन इनर्शिया को उसके मास से भी मेजर कर सकते हैं इनडायरेक्टली, जिसका ज्यादा मास उसका उतना ज्यादा इनर्शिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, चले आगे, चलो आगे। फिर अपन चल रहे हैं न्यूटन साहब के लॉ की तरफ। तो कोई न्यूटन साहब ऐसा एप्पल खा रहे हैं, हाय व्हाट अ पर्सनैलिटी। किस दिन बात करेंगे न्यूटन साहब की पर्सनैलिटी के ऊपर कि क्या कमाल के आदमी थे। अपन तो वो सारे मीम्स बना देते हैं, जोक पढ़ लेते हैं कि न्यूटन के सर पे एप्पल नहीं गिरा होता तो आज तो वैसा भी एक कोर्स ही नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। जोक्स भी वो सारे आते हैं, अपन बातें भी करते हैं कि इनकी वजह से इतना पढ़ना पड़ रहा है, ये वो गले रहते हैं। बट कितने लेजेंडरी आदमी थे न्यूटन, इस बारे में कभी बात करेंगे, इतनी बात होती नहीं है। अपन स्कूल में, कॉलेज में और अपनी पढ़ाई के अंदर इतना पढ़ते नहीं है न्यूटन के बारे में कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपन बस न्यूटन के लॉ और इक्वेशन पढ़ लिया, आपने 9th क्लास के अंदर, 11th क्लास में थोड़ा पढ़ लोगे, बट कितना एक्चुअल में इस यूनिवर्स के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस मैनकाइंड के लिए कितना इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, इस बारे में कभी अपन डिटेल में बात करेंगे, आप कहोगे। तो अभी अपन बात करते हैं इनके 3 लॉ ऑफ मोशन के। अभी आउट ऑफ सिलेबस में जाते हैं, भाई चैप्टर खत्म करना है इस वन शॉट के अंदर। तो सर आइजैक न्यूटन फॉर्मुलेटेड 3 फंडामेंटल लॉज दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोशन। फोर्स और मोशन को समझाने के लिए, उसके बारे में, उसके रिलेशन को बताने के लिए उन्होंने 3 लॉ बताए, 3 इक्वेशन बताई थी, वो अलग थी, है ना, वो चैप्टर में पढ़ लिया अपन लॉ मोशन। वो कौन से इक्वेशन था अपना, वो मोशन वाला कौन सा चैप्टर, नाम मुझे चैप्टर नाम याद नहीं रहता है, मुझे टॉपिक याद रहते हैं। वो मोशन था ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन वगैरह चैप्टर ऐसा कुछ था, मोशन चैप्टर ना, मोशन ही शायद, हाँ जो भी है। तो वो मैं डाल चुका हूँ, उसका वन शॉट देख लेना आप लोग। न्यूटन साहब ने 3 लॉ इसमें बता रखे हैं। पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अंटिल इट इज कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। ये इनर्शिया जो है इसको न्यूटन साहब ने बताया। ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जिस भी पोजीशन में है, क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, वो जिस भी स्टेट में है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो उसी स्टेट में रहेगा। सेम टू सेम बात आपने इनर्शिया में पढ़ी नहीं पढ़ी, इसलिए इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन साहब का जो फर्स्ट लॉ है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों, क्या, क्योंकि ये क्या बात बोल रहे हैं, ये इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। इनर्शिया क्या है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है ये, कि वो जैसा वैसा रहेगा। और ये लॉ क्या बोल रहा है कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो जिस भी पोजीशन में है, जिस स्टेट में है, चाहे रेस्ट में है चाहे मोशन में है, वो वैसा ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। समझ में आ गई? और लगाओगे तब उसमें कोई चेंज आएगा। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके बड़े प्यारे प्यारे साहब के रियल लाइफ के एग्जाम्पल हैं जो अपन बात करते हैं, जिसको अपन डिस्कस करते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं उसके बारे में अपन समझते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, देखो। पहला है ए स्टैंडिंग इन अ बस, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन अ बस स्टार्ट मूविंग सडनली। बस के अंदर आप खड़े हो, एक जगह खड़े हो, बस भी रुकी हुई है। अब जैसे ही बस स्टार्ट होती है एकदम से, तो आपको झटका लगता है पीछे की तरफ, लगता है ना। कार में भी आप बैठे हो या मोटरसाइकिल पे बैठे हो, आप दोस्त ने एकदम से स्कूटी पे बैठे हो, एकदम से उसने रेस खींची तो आपको पीछे धक्का लगता है, हो सकता है गिर भी जाओ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप बस या कार या आपकी स्कूटी आप वो रेस्ट पे थी, तो आप भी रेस्ट पे थे। अब आपकी बॉडी चाहती है कि वो रेस्ट पर ही रहे,
क्या चाहती है वो रेस्ट पर ही रहे, पर आपकी इस दोस्त ने स्कूटी पे लगा दी रेस, तो स्कूटी आगे चलेगी, पर आपकी बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है, इसलिए वो पीछे की तरफ पीछे रहेगी वो। फिर वो आपने उसको पकड़ रखा है, उस बंदे को, अपने दोस्त को, अपने गाड़ी के अंदर ही बैठे हो आप, तो वो आगे चले जाओगे तो आपको पीछे की तरफ एक बैकवर्ड पुश मिलता है, लगता है। दिस हैपन्स बिकॉज द पर्सन एंड बस बोथ आर इन रेस्ट बस इज नॉट मूविंग। ठीक है भाई, समझ में आ गई ना। द पर्सन फॉल्स बैकवर्ड इन ही इज नॉट अलर्ट, उसको पता नहीं चलेगा उसको, तो वो बैकवर्ड पीछे की तरफ गिर जाएगा। ये अंकल जी की जैसे, ये अंकल जी की जैसे। मैं राइट लेफ्ट बड़ा पड़ता है मैं कैमरे के अंदर, मुझे दिखता नहीं है राइट है या लेफ्ट है। ये अंकल जी की जैसे, ठीक है भाई। एक और एग्जांपल, फॉलिंग फॉरवर्ड इन बस, ये तो अपन बात कर ली थी अपन उसमें वाले मोशन के अंदर भी बात की थी, इनर्शिया में बात की थी अपन ने, कि अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड इफ अ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली। ठीक है, अगर मान लो कि आप चल रहे हो, बस में खड़े हो, मस्त आराम से गाने चलाते, कान में ईयरफोन लगा रखे हैं, और जैसे ही बस वाले ने ब्रेक लगा दिए तो पक्का आगे जाके धाम होगा, आगे जाके गिर जाओगे। अब देखा होगा बहुत बार एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट होता है ना, तो जो आदमी होता है वो कांच तोड़ कर आगे निकल जाता है। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो स्पीड में जा रही थी कार, या उसकी बस कार जो भी थी स्पीड में आ रही थी। अब जैसे उसने ब्रेक लगाया तो बस तो रुक गई, पर वो आदमी नहीं रुका, वो आदमी पार करके बाहर चला गया, वो आदमी आगे चला जाता है। तो ये क्यों होता है भाई? ये भी इसी लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ के हिसाब से उन्होंने समझा रखा। ड्राइंग वेट क्लॉथ बिफोर हैंगिंग द वेट क्लॉथ ओवर लॉन्ड्री लाइन, यूजुअली मेनी जग्स आर गिवन टू द क्लॉथ्स टू गेट देम ड्राइड क्विकली। अब कपड़े सुखाने जाते हो, कपड़े सुखाने जाते हो, मम्मी बोलती है ना, या कपड़े सुखा गया छत पे, टेरेस पे, कहीं पे, तो आप कपड़े सुखाते हो, उस कपड़े सुखाने से पहले, आपको नहीं आता वो बता देता हूँ, कुछ कपड़े सुखाना सिखा देता हूँ आपको मैं। उस कपड़े को 3-4 बार से झटकते हैं जोर जोर से। ऐसा क्यों करते हैं अपन? तो जैसे वो एप्पल वाला एग्जाम्पल बताया था ना आपको इनर्शिया के अंदर, कि वो एप्पल की जो ब्रांच होती है उसको हिलाओगे तो एप्पल गिरेगा, तो वैसे ही उस कपड़े के अंदर पानी का बहुत सारा है उसके अंदर, आपने उसको हाथ से निचोड़ दिया फिर भी पानी है उसके अंदर। तो जब अपन उसको क्या करते हैं, झटकते हैं, तो वो पानी की जो बूंदे हैं वो तो अपनी जगह पे रहना चाहती है, पर उस कपड़े को आपने पूरा हिला दिया तो वो वहां से जगह उसकी छूट जाती है और वो पानी नीचे गिर जाता है, बहुत सारा पानी। तो यहाँ पे भी देखो अपना कितना कितना फिजिक्स लग रहा है, आपको पता भी नहीं होगा, आपको पता था कि फिजिक्स लग रही है इसके अंदर भी, मम्मी हो जाके बोलना तो कपड़े सुखाने में फिजिक्स है। अब समझ में आ गया ना कि फिजिक्स कहाँ लग रही है, कहाँ कहाँ लग रही है। कैरम बोर्ड कॉइन, when the piece of coin on the carom board hit by a striker, coin only at the bottom moves away leaving the rest of the piece of coin at same place। ऐसा होता है ना कि मान लो कि एक पीस के ऊपर एक और पीस रखा हुआ है, कैरम बोर्ड के एक पीस के ऊपर दूसरा पीस भी रखा हुआ है, तो जैसे आप स्ट्राइकर से मारते हो तो नीचे वाला पीस निकल जाता है, ऊपर वाला पीस वहीं का वहीं रह जाता है। नीचे वाला पीस निकल जाएगा और ऊपर वाला पीस वहीं का वहीं रह जाएगा। ऑफलाइन क्लास के अंदर ऐसे एक्सपेरिमेंट कराते भी अपन, यहाँ पे जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि वो ग्लास है, उस ग्लास के ऊपर, अपने बुक में भी है, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रख दिया आपने, उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया आपने। अब जैसे ही उस कार्ड को आप स्ट्राइक करोगे, मारोगे, तो वो कॉइन आगे नहीं जाएगा कार्ड के साथ में, वो कॉइन वहीं गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कॉइन है ना, वो कॉइन मैंने उस कार्ड को मारा, तो कार्ड तो जगह बदल रहा है, कॉइन को तो मारा ही नहीं मैंने, तो कॉइन तो चाहता भी मैं तो यहीं बैठा रहूं आराम से मस्त, तो कॉइन वहीं नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही इस एक रेस के ऊपर एक और रखा हुआ, एक पीस के ऊपर एक और पीस रखा हुआ, तो मैं इसको मारूंगा स्ट्राइकर से नीचे वाला सरक के निकल जाएगा, ऊपर वाला वहीं रुक जाएगा। ऐसे आपने एग्जांपल देखा होगा, वो मैंने कहीं वो रील देखी थी, रील तो कार थी और एक टेबल थी, उस टेबल के ऊपर कांच की ग्लासें रखी हुई थी, है ना, फिर उसके कपड़े को रस्सी से बांधा एक कार ने, फिर वो कार एकदम से खींच के लगी उसको, जैसे कपड़ा खींचती है तो सारी की सारी कांची ग्लासें वहीं की वापस सेट हो जाती है, उसके नीचे से कपड़ा निकल गया उसके नीचे से, तो इतना फास्ट निकला कि वो ग्लासें जो है वैसी वैसी, क्यों ग्लासें वहीं रुकना चाहती है, ग्लासें आगे नहीं जाना चाह रही है, ग्लासें कह रही है भाई हम यहीं रहेंगे। बात समझ में आ गई नहीं आगे समझ में? सीट बेल्ट इन व्हीकल, सीट बेल्ट आर यूज्ड इन कार एंड अदर व्हीकल्स टू प्रिवेंट द पैसेंजर बीइंग थ्रोन इन द कंडीशन ऑफ सडन ब्रेकिंग और अदर इमरजेंसी। मैंने बताया नहीं भी आपको कि जब कार के अंदर आपने एकदम से ब्रेक लगाया तो आदमी आगे चला जाता है, ठीक है, तो वो आगे, क्योंकि वो चाहता था मोशन में ही रहना, पर वो क्या हो गया, जैसे ब्रेक गाड़ी रेस्ट में आ गई तो आगे चला जाएगा। अब ऐसे कैसे, मान लो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई कार थी, उस कार के अंदर जो जा रहे थे लोग वो एकदम से टकरा गए, तो एक्सीडेंट हो गया उसका, दीवार से टकरा गए, तो अभी ये जैसे टकराई तो गाड़ी एकदम सडन रुक जाएगी यहीं पर ये जो इंसान था ये बेचारा ये आगे जा करके फिक जाएगा। तो इसलिए सीट बेल्ट लगाते हैं गाड़ी के अंदर। सीट बेल्ट क्या होती है, आपको यहाँ से रोक के रखती, बांध के रखती, तो वो धक्का लगेगा भी सही तो आप रुक जाओगे। अगर डैशबोर्ड प्रोटेक्ट करोगे नहीं, ऐसा नहीं कांच से बाहर निकल गया एकदम से कुछ, ऐसा नहीं होगा। क्यों? आपको सीट बेल्ट जो है इसलिए लगानी चाहिए, सीट बेल्ट आपको रोक लेगी।
और समझ में आ गई। ये हैं आपके न्यूटन साहब के लो, फर्स्ट लो के एग्जांपल। एक और है बड़ा मस्त एग्जांपल, देखो, टाइटनिंग ऑन अ हैमर हेड। आपने देखा है क्या? ये हथौड़ा होता है, ये हथौड़ा हैमर, इस हैमर के यहाँ पे जो ये तो लोहे का, लकड़ी का जो भी है, इसके ऊपर ये लोहे वाला पार्ट है। जब ये निकल जाता है तो आपने ठोकते देखा है कभी किसी को? आपने भी ठोका है क्या? तो इसे मान लो कि ये हथौड़ा है, ठीक है। इस हथौड़े के ऊपर, जस्ट इमेजिन ये मेरा फोन है, बट ये हैमर लगा हुआ है ना, ये लकड़ी वाला पार्ट है, ये वाला है। अब अगर ये निकल जाता है तो मैं इसमें फंसाऊंगा इसको मैं। फिर फंसाने के बाद में कभी इसको ऐसे ऐसे नहीं ठोकते हैं, देखना कभी आप इसको ऐसे ऐसे कभी नहीं ठोकते हैं। इसको पकड़ते हैं फिर उल्टा ठोकते हैं, ऐसे ठक 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 ऐसे ठोकते हैं, मतलब कि इसमें ऊपर डाल करके फिर नीचे की तरफ ऐसे ठक 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 ठोकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब इसको मैं ऐसे ठोकूंगा नीचे की तरफ, तब क्या होगा कि मैंने इसके जैसे स्ट्राइक किया नीचे, तो मैं इसको मोशन में लेके आया, पर जमीन पे जाके ये रुक गया, है ना। अब ये मोशन नीचे नीचे आ रहा है, पर ये इसको एकदम सडन रुक गया। पर ऊपर जो हथौड़ा है वो तो रुकेगा नहीं, वो नीचे आएगा, तो वो नीचे सरक के इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो इस तरह से ठोक के उसको नीचे लगाते हैं। यहाँ भी देखो फिजिक्स लग रही है। अब जो मिस्त्री आपके घर में काम करने वाला आता होगा, जो कारपेंटर होगा, उसको से ठोकता हो, क्या उसको पता है फिजिक्स लग रही है? उसको पता है ये ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है पता है उसको, एक्सप्लेन भी कर देगा आपको। बट ये न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ, ये पता नहीं है उसको, पर ये आपको पता है, बता देना उसको, अगली बार कभी ऐसा हो तो बता देना। नेक्स्ट चल रहे हैं अपन मोमेंटम। क्या चल रहे हैं? मोमेंटम। मोमेंटम जैसे इनर्शिया, देखो न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले इनर्शिया आना चाहिए, वैसे सेकंड लॉ पढ़ने से पहले मोमेंटम आना चाहिए। क्या होता है अभी मोमेंटम? आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, क्या पूछ रहा हूं आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मुझे बताओ कि एक रोड है, एक और रोड है, ठीक है, और आप यहां खड़े हो, ठीक है। अब यहां पर एक गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रही है। इस ट्रक का जो वजन है, जस्ट इमेजिन 2000 kg, और ज्यादा होता है बट फिर भी 2000 kg मान रहा हूं मैं। और यहां से एक आपके कार आ रही है, एक कार नहीं, एक मोटरसाइकिल आ रही है। क्या आ रही है? मोटरसाइकिल आ रही है। इस मोटरसाइकिल का वेट है 100 kg। कितना है? 100 kg। अब आपके पास में दो ऑप्शन है। क्या है ऑप्शन? दो ऑप्शन है कि ये भी यहां से आ रही, ये भी यहां से आ रही है। ना तो आप इस रोड से पार जा सकते हो, ना जगह बदल सकते हो। आपको या तो इधर जाना है, इधर जाना है, कोई एक तो आपको ठोकेगी ठोकेगी, कोई एक तो आपको पक्का ठोकेगी, और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। अब ये एग्जांपल मत देना मेरे को कि सर मैं ब्रिज से कूद जाऊंगा, साइड में आ जाऊंगा। मैं क्लास में बच्चों को पूछता, बच्चे कहते हैं सर मैं तो साइड में आ जाऊंगा। साइड में आने का ऑप्शन ही नहीं है। अब ऑप्शन ही यार, ये तो इधर हो गया या फिर इधर हो गया, और ये भी कार भी इधर आ रही है और ये बाइक भी इधर आ रही है। बाइक यहाँ आनी चाहिए मुझे, बाइक भी इधर आ रही है। तो आप इस पे, इस रास्ते पे ज्यादा अरे भाई खांसी की सारी इतनी आज। तो मुझे बताओ कि इस रास्ते पे जाना ज्यादा सेफ है आपके लिए, या फिर इस बस वाले रास्ते पे ज्यादा जाना सेफ है? कौन से रास्ते पे ज्यादा जाना ज्यादा सेफ है? आप में से जनरली ज्यादातर बच्चे बोलेंगे कि सर बाइक वाले की तरफ जाऊंगा मैं, ज्यादा सेफ है, ट्रक तो मेरे को ठोक देगी, उड़ा देगी। पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये बाइक चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ट्रक चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब ट्रक खाली बस गुड़ती गुड़ती आ रही है एक तरीके से, अब कहां सेफ है? अब कहां सेफ है मुझे बताओ। अब दिखती बात है कि भाई ट्रक तो बिल्कुल गुड़ती गुड़ती आ रही है, तो मैं टकराई जाऊंगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? बाइक आ रही है 100 की स्पीड से, ठोक के उड़ा के चली जाएगी वो तो, और खुद भी उड़ जाएगी वो तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट का जो मोशन में है उसका इम्पैक्ट पता करना है, तो केवल और केवल उसके स्पीड से पता नहीं चलेगा, और ना केवल उसके मास से पता चलेगा। ना तो उसकी स्पीड से पता चलेगा मुझे, ना उसकी वेलोसिटी पता चलेगा, ना ही मुझे उसके मास से पता चलेगा। तो मुझे एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए, एक ऐसी मुझे चीज चाहिए जिससे मुझे उसका इम्पैक्ट पता चले, किसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। तो वो जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी, उसका नाम है मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। समझ में आया? ये समझा, एग्जांपल समझ में आता है, मुझे पता है ना, एग्जांपल से सब क्लियर होता है। अभी क्लियर हो गया होगा। तो मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसका पावर बताता है वो। मोमेंटम क्या करता है? उस जो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, जो चल रहा है, उसका पावर बताता है। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मोमेंटम। तो मास और वेलोसिटी दोनों का ही प्रोडक्ट है ये,
मतलब कि P होता है आपका मोमेंटम, P इज इक्वल टू होता है mv, जहां P क्या है आपका, P आपका मोमेंटम है, क्या है, मोमेंटम है, m क्या है आपका मास है, और v क्या है आपकी वेलोसिटी है। तो इसका मतलब जो है आपको पता चल जाएगा कि जो है किसका मोमेंटम ज्यादा है और किसका मोमेंटम कम है। जैसे कि अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको, ये क्वेश्चन दिखाया था, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ध्यान से देखो, तो इसकी जो मोमेंटम थी, जस्ट इमेजिन इसका 2 थी है, तो 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 4000 इसका क्या आ रहा है, मोमेंटम आ रहा है। इसका क्या आ रहा है, तो 100 इंटू 100 कितना होता है, 10,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है। वो पहले इक्वल हो गया था, इसलिए मैंने एक मैंने हटा के मैंने इसको 2 कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसका देखो मोमेंटम कम है, इसका मोमेंटम ज्यादा है, तो इसका मतलब कि इधर जाना सेफ है, इधर जाना अनसेफ है। बात समझ आ गई। ज्यादा मोमेंटम मतलब कि उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, ज्यादा मोमेंटम मतलब कि उससे खतरा ज्यादा होगा, ज्यादा मोमेंटम का मतलब उसमें पावर ज्यादा है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो ये सब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर मोमेंटम के बारे में पता न हो तो पता चल जाता है अपने कम होगा, कहाँ नुकसान कम होगा। तो मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू हो गया mv। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। मोमेंटम बड़ी मस्त चीज है और आपको आनी चाहिए, देखो सिंपल सी चीज है, अब ज़्यादा समझा लिया समझ में नहीं आएगा, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ ही जाएगा ना यार, हद है यार। मैं फास्ट फास्ट बोलते बोलते भावनाओं में बहते बहते कहाँ कहाँ बह जाता हूँ मैं। यहाँ देखो आप, तो न्यूटन साहब का सेकंड लॉ, न्यूटन साहब का सेकंड लॉ, ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड इन सम इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, सही करना है इसको। तो न्यूटन साहब का सेकंड लॉ है, ये बोल रहा है कि जो फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। इसको वैसे लिख सकता हूं क्या, P इज इक्वल टू, P इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कि मतलब टाइम के साथ में मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है, वो क्या, अबे फोर्स लिख दिया यहाँ पे, फोर्स, वो फोर्स जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा देखो, इससे न्यूटन साहब की सेकंड लॉ से क्या होता है, तुम बताता हूँ। देखो, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि ये जो चेंज इन मोमेंटम है, अगर ये कम हुआ, अगर चेंज इन मोमेंटम है ये कम हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स कम लगेगा। या इसको ऐसे समझो कि चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हुआ तो फोर्स ज्यादा लगेगा। एक और चीज ये करता है, टाइम पे, टाइम के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टाइम बढ़ेगा, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें, टाइम बढ़ेगा तो जो फोर्स है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और अगर टाइम कम होगा तो फोर्स जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है न्यूटन साहब के सेकंड लॉ में, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम, क्योंकि देखो टाइम के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी कैसे काम आता है वो मैं समझाता हूँ आपको अगले एग्जांपल में। उससे पहले अपन एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, बड़ा सिंपल सा है। देखो एफ जो है प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के। मोमेंटम क्या होता है भाई, पी इज इक्वल टू होता है एम वी। क्या होता है, अभी बड़ा अपन है, पी इज इक्वल टू होता है एम वी, वी मतलब वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे आएगा, तो पी इज इक्वल टू, जो चेंज का मतलब क्या हुआ कि पहले कितना मोमेंटम था और अब कितना मोमेंटम है, तो मतलब पहले कितनी स्पीड थी और अब कितनी स्पीड है। तो जो अभी मान लो कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v, और एक जो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, u, या ना पता कह रहा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो मतलब ये होगा इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब कि चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होगा, एम वी माइनस एम यू, होगा कि नहीं होगा। मोमेंटम में चेंज का मतलब क्या हो गया कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यहां लिख देता हूं मैं, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम होगा एम वी और एम यू, अपोन में हो गया
टाइम। क्या हो गया? टाइम। इन दोनों में से अगर मैं m कॉमन ले लूं तो क्या यहां से v माइनस यू होगा कि नहीं होगा? अपॉन में t। और v माइनस यू अपॉन टी क्या, तो मैं पेन गिर गया रे भाई लोगों। और v माइनस यू में अपॉन टी जो है, आपको पता है पहला वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो आपने, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका मतलब कि इस v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी की जगह पे a लिख सकता हूँ क्या? तो इस तरीके से अपना जो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma। ये फॉर्मूला है फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन साहब के सेकंड लॉ की वजह से ये डिराइव हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? और सीधा कुछ नहीं करना। वैसा बोला है कि भाई फोर्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब एम बी माइनस एम यू, चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम कर दो। एम कॉमन निकाला, वी माइनस यू, वी माइनस यू अपॉन टी ए होता है तो यहाँ ए रख दिया, तो एफ इज इक्वल टू एम ए आ गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं है। अब अपन देखते हैं ये भाई इस चीज के बारे में इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई ये बता रखा है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, मतलब कि टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा और टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। इसके बड़े मस्त मस्त एग्जांपल है। पहला एग्जांपल देखते हैं अपन, कैचिंग अ बॉल। आपने देखा होगा कि जब बॉल कैच करते हैं क्रिकेट खेलते टाइम पे, आप भी खेलते होंगे, तो जब कैच करते हैं तो अपने हाथ को पीछे लेते हैं, एक्सेप्ट धोनी साहब। धोनी साहब तो वैसा बॉल को ही पकड़ करके यूं लगा देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई मेरे हाथ में वैसे भी इतना मोटा ग्लव्स लगा रखा है तो मैं क्यों हाथ पीछे खींचूं, मुझे वैसे दर्द नहीं होता, तो आगे लग जाता है। बाकी डायरेक्ट अगर आप बॉल को कैच करते हो ना ऐसे, तो क्या होता है? हाथ में लगती है, बहुत फास्ट आती है बॉल। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो देखते हैं, उनको पता होगा। तो बॉल बहुत फास्ट आती है तो आपके हाथ में लगती है। तो क्या करते हैं, बॉल को पकड़ करके उसको थोड़ा हाथ के पीछे खींचते हैं, उससे कम लगती है। क्यों होता है ऐसा? तो अभी मैं अपने पढ़ाया कि, अभी अपने पढ़ा साथ में अभी, कि जब टाइम बढ़ता है तो फोर्स कम होता है। तो अगर मैं उस बॉल को जितना टाइम लूंगा कैच करने में, उतना टाइम बढ़ेगा, तो उसका मतलब कि उसके अंदर क्या होगा? फोर्स अपने आप कम हो जाएगा। तो जितना मुझे 2-3 सेकंड अगर मुझे मिल गए तो उसका मतलब कि फोर्स, और मान लो एकदम से इंपैक्ट होगा, तुरंत सीधा लगा, टाइम कम हो तो फोर्स ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? तो इसलिए अपन क्या करते हैं, उसको यूं पकड़ के टाइम बढ़ा लेते हैं। वो क्या करते हैं? टाइम बढ़ा लेते हैं, उससे फोर्स कम लगता है, हाथ में कम लगती है। बात समझ में आ गई? कितना मस्त एग्जाम्पल है, आपकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। और इसमें क्या लग रहा है? न्यूटन साहब का सेकंड लॉ, कि भाई याद रखना, क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ता है तो फोर्स कम हो जाता है। ऐसे ही फॉलिंग ऑन सैंड वर्सेस सीमेंट, लॉन्ग जंप करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, तो लॉन्ग जंप करके ऐसे भाई साहब आते हैं, वो पूरे पूरे यूं ऐसे फैल जाते हैं एकदम से मिट्टी के अंदर। अगर जस्ट इमेजिन यहाँ मिट्टी नहीं होती, सीमेंट होती, तो क्या होता भाई? जैसे ही गिरते हैं, इनकी पूरी हड्डियां टूट जाती है एक बार में। कितनी प्रेशर से तो इतने गिरते हैं, वैसे भी ये इतने फोर्स लगता है उस टाइम पे। तो अगर वो एकदम गिरते हो, जैसे इम्पैक्ट होता, टाइम जो होता है उनका कॉन्टेक्ट टाइम है वो कितना कम होता, तो कॉन्टेक्ट टाइम कम होता तो इनको एकदम से बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है, हड्डी भी टूट जाती। अब यहाँ क्या होती है? रेत होती है। रेत में जैसे ही वो ऊपर कूदते हैं तो रेत अंदर जमीन में धंस जाती है, तो उनको टाइम, कॉन्टेक्ट टाइम है ना, वो थोड़ा ज्यादा मिलता है। ज्यादा कॉन्टेक्ट टाइम मिलता है तो क्या होता है? वो उसके ऊपर इम्पैक्ट कम होता है, उनको फोर्स कम फील होता है कि नहीं? कितना मस्त एग्जाम्पल, आपकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है कि नहीं है? तो ये आपके न्यूटन साहब के सेकंड लॉ की वजह से हुआ। फिर है आपके न्यूटन साहब का थर्ड लॉ, लास्ट लॉ, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक थर्ड लॉ। थर्ड लॉ पढ़ेंगे, फिर से कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे ऐसे रियल लाइफ से जुड़े हुए, फिर अपना चैप्टर खत्म है। चलें चालू करो। तो व्हेन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली एक्सर्ट अ प्रेशर बैक ऑन टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो उसी टाइम पे वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। ऐसा किसने बोला? भाई साहब ने बोला, न्यूटन साहब ने। दीज फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। और ये फोर्स हमेशा इक्वल होता है उसके मैग्नीट्यूड के अंदर, और उसके डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। मतलब कि मैंने 5 न्यूटन का लगाया तो वापस भी आएगा फोर्स, वो भी 5 न्यूटन का ही आएगा, बस वो डायरेक्शन में इधर लगाया तो वो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। These force always act on two different object, or in other words every action has an equal and opposite reaction। ये लेजेंडरी लाइन भाई साहब, ये लाइन सबको याद होती है, ये लाइन सबको याद होती है। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये लाइन तो अपने कहावतों में बोलते रहते हैं। एक बच्चे के थप्पड़ मारो साला, वो बस थप्पड़ मार देता है। मैंने देखा 2 बच्चे लड़ रहे थे, उसने एक बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे थे, उसने थप्पड़ मारी तो उसने एक थप्पड़ मार दिया, बोला कि एक एवरी इक्वल एज एन अपोजिट एंड इक्वल एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
तो एक हर एक्शन के पीछे इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसके बाद करते हैं हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के। पहला और सबसे बढ़िया है वॉकिंग ऑफ ए पर्सन। आप चल भी पा रहे हो ना, तो इस लो की वजह से। आप चलते कैसे हो? लो की वजह से चल रहे हो, आप चल रहे हो लेकिन वहां लो काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि लो नहीं तो चलती नहीं पाते, अबे लो तो हो। यूनिवर्स के अंदर, साइंस के अंदर कभी भी कोई लो नया बनता नहीं है, वो यूनिवर्स में ऑलरेडी है। न्यूटन साहब ने तो उसको क्या किया है, डिस्कवर किया है, उन्होंने उसके बारे में पता लगाया। लो तो हमेशा से होता है, यूनिवर्स सब कुछ बना चुकी है पहले से ही। यूनिवर्स में हर चीज फिक्स है पहले से, सब कुछ क्या कहते हैं उसको, तय है। तय है बोलते हैं क्या, उर्दू शब्द हो गया, बट सब कुछ फिक्स है। सारी लॉज पहले बन चुके हैं, वो लॉज भी बन चुके हैं जो आपने अब तक पढ़े हैं, वो भी सब बन चुके हैं पहले, जो आज तक डिस्कवर हुए पर आपने पढ़े नहीं है। और वो लॉज भी बन चुके हैं जो आज तक डिस्कवर हुए ही नहीं है, है ना। तो जो आइंस्टीन ने, जो न्यूटन ने, जो हाइजेनबर्ग ने, और जो श्रोडिंगर ने, या फिर जो भी अलग अलग साइंटिस्ट्स ने जो भी बताया है आज तक, जो भी स्टीफन हॉकिंग ने, इन सब साइंटिस्ट ने जो भी बताया है, वो उन लॉज के अलावा भी बहुत सारे लॉज हैं जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, बट वो अभी तक अपने को पता नहीं है। धीरे धीरे पता चल जाएंगे, बट यूनिवर्स में सब कुछ पहले से ही हो चुका है, तय हो चुका है। फिलोसफी में घुस गए अपन तो, फिलोसफी वाले वीडियो फिर कभी, बाकी मेरे शॉर्ट्स देख लेना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। अभी अपन बात कर रहे हैं वॉकिंग ऑफ ए पर्सन। अ पर्सन इज एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ड्यूरिंग वॉकिंग अ पर्सन पुशेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जब आप चलते हो तो आप चलते हो क्या करते हो, आपका जो पैर है ना, उस पैर को रखा जमीन पे, फिर आपने क्या किया है कि आपने इस जमीन को पीछे की तरफ धक्का दिया है। क्या किया आपने, इस जमीन को पीछे की तरफ धक्का दिया है आपने, ऐसे। तो आपने उसको पीछे धक्का दिया है, अब वो इक्वली फोर्स आपको आगे धक्का देगी और आप आगे बढ़ते हो। बात समझ में आ रही है? जब आप चलते हो, जैसे भैया चल रहा है, तो जिससे ही इसने पैर रखा, इसने इस जमीन को पीछे धक्का दिया और इस जमीन ने इसको आगे धक्का दिया, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, डायरेक्शन अपोजिट के अंदर इक्वल फोर्स इसको लगाया, तो फिर ये आगे बढ़ गया। तो आप चल पा रहे हो किसकी वजह से, किसकी वजह से, न्यूटन साहब के थर्ड लॉ की वजह से। मैंने बताया ना, उनकी वजह से चल नहीं रहे हो, लॉ पहले ही है, लेकिन इसमें ये लॉ काम आ रहा है, ठीक है। The person with equal magnitude of force in opposite direction, this enable him to move in forward direction against the push। सेकंड इसका एग्जांपल देखते हैं। बस अब गन चलाएंगे, गन चलाई कभी शूटिंग वूटिंग में, कभी स्कूल के अंदर किसी कॉम्पिटिशन चली हो, कि मेले में चली हो, तो पता होगा आपको। When bullet is fired from a gun, the bullet also pushes the gun in opposite direction। जब गोली चलाते हैं तो गोली बहुत प्रेशर से, बहुत ज्यादा स्पीड से, बहुत ज्यादा फोर्स से आगे जाती है, तो जितने फोर्सेस आगे जाती है उतना ही फोर्स वापस अपोजिट डायरेक्शन में भी लगता है। इसलिए गन को पकड़ने वाले ऐसे अपने कंधे के सहारे यहाँ पर उसको रखते हैं, ताकि वो जब फोर्स लगे तो कंधा अपना झेल ले उसको। अगर मान लो कंधे से हल्का सा भी दूर रखा उसको, तो वो कंधा के ऊपर वापस जोर से आएगा, वो पीछे की तरफ बंदूक आएगी, जितनी फोर्स से बुलेट जा रही है उतनी ही फोर्स से गन पीछे आती है, तो गन उसका कंधा भी तोड़ सकती है। छोटी पिस्टल होती है, वो भी वापस उछल करके पीछे आती है, उसको टाइट पकड़ना पड़ता है उसको। फिल्मों में दिखा देते हैं कि एक हाथ से छोटे चला रहा है, ऐसे नहीं चलती गन, बहुत वैसा भारी काम होता है। जो रोज चलाते हैं, जो पुलिस में, आर्मी में जो कमांडो वगैरह होते हैं, वो रोज चला रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, वो बात अलग है। बाकी गन चलाना इतना आसान काम होता नहीं है, क्योंकि वो वापस से उसी फोर्स से आपके ऊपर आती है, तो उसको संभालना पड़ता है। बात समझ में आ गई? एक और देखो आप, सेलर पुशेस वाटर विथ ओर। चप्पू बोलते हैं, चप्पू लकड़ी का होता है ऐसा। जब आप नाव में चलते हो तो आपको तो जाना है आगे, पर नाव वाला देखा होगा आपने, वो पानी को पीछे धकेलता है। क्या करता है, वो पीछे धकेलता है, यूं उसने आगे किया, पानी को इसने पीछे धकेला। अब उसने जिस फोर्स से पानी को पीछे धकेला है, उसी फोर्स से आप आगे जाओगे। आपने यूं फोर्स किया तो फिर आप आगे जाओगे। ऐसे ऐसे ही जब आप तैरते हो, स्विमिंग करते हो, तो स्विमिंग करना, मुझे स्विमिंग आती नहीं, बट जिनको आती है उनको पता होगा कि स्विमिंग के अंदर भी अपन हाथ को ऐसे पीछे की तरफ अपन उसको ले जाते हैं, पानी को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, क्योंकि पानी को अपन पीछे धक्का देंगे तो अपन भी आगे जाएंगे, क्योंकि अपन ने पीछे फोर्स लगाया तो किधर जाएंगे अपन, आगे, इक्वल फोर्स आगे लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कि पानी के पास में अगर आप कोई, जैसे कि आप किनारे पे आगे नदी के, आप इस बोट से उतर रहे हो, आप तो बोट से उतरने में ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ही आप उसके ऊपर यूं धक्का दोगे ना, तो क्या होता है कि आपने जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करी, तो जमीन पे आप चल रहे हो, जैसे वो स्टार्टिंग बताया मैंने आपको, तब तो क्या होता है, जमीन आप आगे धक्का देती है, पर नाव तो पानी में होती है ना, तो उस पर सरफेस पे फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता नहीं है, तो जैसे ही उस पर आप पैर रखोगे तो वो नाव पीछे की तरफ जाती है वापस से, तो वहाँ पे संभलना पड़ता है, बहुत भारी काम होता है, ध्यान से उतरना पड़ता है, नाव से उतरना, ध्यान से उतरना, क्योंकि वो पानी पीछे जाएगा, वापस गिर भी सकते हो आप ऐसे। आप मान लो कि ऐसे लकड़ी
के सिस्टम के ऊपर बैठे हुए हो, पार्टिया के ऊपर बैठे हुए हो, नीचे पहिए लगे हुए हैं। अब आप पहिए लगे हुए हैं तब आप किसी के ऊपर बॉल फेंको, आप आसानी से फेंक ही नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे ही आप बॉल फेंकोगे, अब जमीन पे फेंकते हैं अपन तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से आपके पैर ने उसको संभाल कर लिया, आपको आप आगे बढ़, आप जो है आगे बढ़, मतलब क्या कहते हैं उसको, पीछे नहीं हटे। पर आपके जो पैर हैं उसके अगर वो उस लकड़ी के ऊपर है तब क्या हो, जैसे आप बॉल फेंकोगे तो वो क्या होगा, पैर पीछे की तरफ जाएंगे और आपको पीछे धक्का लगेगा वापस से, तो आप पीछे घुड़ते घुड़ते भी आ सकते हो। यही बातें होती हैं आपके न्यूटन साहब के लॉ की वजह से। मजा आया चैप्टर पढ़ने में, मजेदार था ना, इंटरेस्टिंग चैप्टर था ना, मैं वो पता है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद में अब अपना जो अगला चैप्टर है आई थिंक ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे अपन। और इस चैप्टर के नोट्स आपने लिख लिए होंगे, पढ़ना इसको, रिवीजन करना। ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको एक बार देख लेना, और फर्स्ट लॉ तो सब सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, थर्ड लॉ भी सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल है, और बाकी मोमेंटम को एक बार पढ़ लो, बाकी तो सब सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। इसका एक रैपिड रिवीजन वाला वीडियो डालूंगा मैं बहुत जल्दी से, तब तक अभी पहले ये पढ़ो और उसका रिवीजन करना, उसका रिवीजन करने के बाद में फिर डालूंगा मैं आपका रैपिड रिवीजन वाला वीडियो। मिलते हैं आपसे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के वन शॉट के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, बाय।